नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बिग ब्रेकिंग में। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। खुली चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में सवाल भी हो और शांति भी, लेकिन सदन और चेयर का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक बयान दिया है। कहा कि देश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के रास्ते खोले जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनते हैं। जनहित देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे। और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र, संसद सत्र में आज हंगामे के पूरे आसार हैं और कृषि कानून निरस्त करने को लेकर के विधेयक भी सरकार पेश करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करेगी। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है और पहला दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। संसद में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और विपक्ष ने इसे लेकर के एक पूरी रणनीति तैयार की है, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो या फिर एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के।
तो आज से सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर के सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। इसे लेकर के विधेयक पेश किया जाएगा। उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री की तरफ से ये सबसे आह्वान किया गया। A member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. लोकसभा के सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। तो आज पहला दिन शीतकालीन सत्र का, लोकसभा की तस्वीरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं सदन में और ये सीधी तस्वीरें लोकसभा से। मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा से है और दूसरी तस्वीर राज्यसभा की। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। एन राजेश कुमार। ठीक, because of COVID, coming nearer is लोकसभा में सबसे पहले जो தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் उपचुनाव हुए उनको जीत करके लोकसभा सांसद बने हैं, उनको शपथ दिलाई जा रही है। சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது मुझे अत्यंत तो लोकसभा से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है और साथ ही साथ राज्यसभा से भी जो नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको भी शपथ दिला करके सदस्यता को लेकर के शपथ ग्रहण और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई संचालित होगी। राज्यसभा में एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के उपसभापति चेयर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ लोकसभा की तस्वीर में आप देख सकते हैं ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। उपचुनाव में जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं उनको शपथ दिलाई गई है और उसके बाद अब आगे की कार्यवाही संचालित होगी। आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का और पहला दिन काफी हंगामेदार रहने के संकेत भी हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष की बैठकों का दौर चला, सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया कि देश की प्रगति के लिए सदन सुचारू तरीके से चलाए जाएं, विकास के रास्ते पर देश आगे बढ़े, सब मिलजुल करके इस विकास में आहुति दें। स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ और लोकसभा में अब 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि 8वीं 9वीं 10वीं दी और जाएगी। 11वीं लोकसभा के सदस्य
जिन्होंने कर्नाटक के और आज की अगर हम बात करें एमएसपी कानून को लेकर विपक्ष दबाव बनाने की लगातार कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, चाहे महंगाई का मसला हो, बाकी मसलों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से। और सरकार चाहेगी कि किस तरीके से आज जो 30 से ज्यादा विधेयक पेश किए जाने हैं वो सुचारू तरीके से पेश हो सके। फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के आज गंभीर मुद्दों पर चर्चा की संभावना। सीधी तस्वीरें दोनों जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से भी सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यसभा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय शीतकालीन सत्र का आगाज आज पहला दिन है। कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश किए जाएंगे। बैंकिंग पेंशन से संबंधित भी विधेयक पेश किए जा सकते हैं। 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। एमएसपी कानून को लेकर के भी विपक्ष आज दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि सरकार की तरफ से जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया है तो अब विपक्ष की कोशिश यह होगी कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इसे लेकर के एक रणनीति के साथ विपक्ष सदन में उतरेगा। इस पर चर्चा हो सकती है, चर्चा की मांग की जा सकती है। और साथ ही साथ 89 वर्ष की आयु में सरकार की तरफ से 30 से ज्यादा विधेयक हैं जो आज सदन में पेश होने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर लोकसभा की, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं सदन में, और दूसरी तस्वीर जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीर। महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। श्री राज नारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर पर बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो जुटे हैं बुदोलिया का निधन और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है। 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार 36। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन पर केंद्र की नई गाइडलाइन जारी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारत की तरफ से 12 देशों से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक भारत आने पर भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। 12 ऐसे देश जहां पर कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, उन 12 देशों को शामिल किया गया है। पॉजिटिव आने पर सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट पर 14 दिन होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार किन किन देशों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। ये 12 देश जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, 12 देश हैं दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, इजराइल और जिम्बाब्वे के साथ साथ बांग्लादेश और मॉरिशस इसमें शामिल है, जहां पर लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए, इनके नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है कोरोना का और ये कहा जा रहा कि इस पर दोनों डोज का भी असर नहीं होगा। इसे लेकर के हालांकि अभी अनुसंधान जारी है, नई तरह की जांचें खोज चल रही है, वहीं इसे लेकर के चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। भारत की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे 12 देश जहां पर ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन 12 देशों से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा। यहां पर 72 घंटे पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर जरूरी होगी और साथ ही साथ भारत आने पर भी कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। और इसी बीच अगली खबर का हम रुख करते हैं राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर के विरोध किया जा रहा है। तो आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार का ऐलान है और इससे जाहिर सी बात है मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। इमरजेंसी लेबर रूम में हालांकि इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा क्योंकि यहां पर रेजिडेंट्स का कहना है कि वो सुचारू तरीके से काम करेंगे, लेकिन ओपीडी से अच्छी खासी प्रभावित होगी। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर काम का बहिष्कार किया गया है। 31 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है। रेजिडेंट्स की कुछ अन्य मांगे भी है, उनको लेकर के भी रेजिडेंट्स ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, जहां पर एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ डेंगू, मौसमी बीमारियां और तमाम तरह के रोग जो हैं, उसके बीच इस तरह का कार्य बहिष्कार कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानी बढ़ा सकता है। राजधानी एसएमएस अस्पताल की अगर बात करें,
तो वहां पर पहले से ही एक भारी दबाव मरीजों का रोजाना देखा जा रहा है। ऐसे में रेजिडेंट्स का जो कार्य बहिष्कार है वो परेशानी कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है। हालांकि इमरजेंसी लेबर रूम इससे प्रभावित नहीं होंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। जयपुर में मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज से रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज से रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, आज से देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। राजस्थान के भी तमाम मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार शुरुआत उन्होंने कर दी है। दरअसल इनकी जो मांग है वो ये है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है उसमें जो देरी हो रही है उसके खिलाफ जो है वो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि ये जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो नया बेड जो है वो नहीं आ पा रहा है और उसके कारण से जो दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन पर जो है वो अत्यधिक भार जो है वो आ चुका है। और इस कारण से ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर एक तरह से चले गए और उसके कारण से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी प्रभावित जो है वो हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि 31 दिसंबर तक जो है वो ये जो काउंसलिंग है वो हो जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जो है वो 6 जनवरी को होगी। और इसमें जो EWS का जो मामला है उसको लेकर जो है वो केंद्र के पास ये मामला लंबित पड़ा हुआ है और साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो दोनों तरफ से जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर सामने आ रही है, लेकिन इन सभी चक्करों में जो मुश्किलें आ रही हैं वो मरीजों के सामने मुश्किलें। आज पहला दिन है, इस लिहाज से अभी तक ज्यादा दिक्कतों की बात सामने नहीं आ रही, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स चूंकि अस्पतालों की रीढ़ जो है वो होते हैं और उनके कारण अगर स्ट्राइक के कारण मरीजों की दिक्कतें जो है वो यकीन तौर पर जो है वो जाहिर सी बात है कि रेजिडेंट्स की हड़ताल या कार्य बहिष्कार जब भी होता है परेशानी जरूर पैदा होती है, चाहे ओपीडी की बात करें चाहे अलग अलग जगहों पर बात करें। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार अब किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि मरीजों को परेशानी का सामना करना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार का ऐलान है और इसे लेकर के मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग रेजिडेंट्स की ओर से की जा रही है। राजधानी जयपुर में मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। पहले से ही राजधानी के जो अस्पताल हैं, चाहे वो SMS अस्पताल की बात कर ले, कावतिया की बात कर ले या बाकी अस्पतालों की बात कर ले, वहां पर दबाव मरीजों का लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर को 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे लोकसभा फिर से शुरू होगी। दोपहर को 12 बजे तक लोकसभा स्थगित की गई है, सदन की कार्यवाही। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कहां कहां आखिरकार आग ने तांडव मचाया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करते हैं आग के तांडव की। पहली तस्वीर बीकानेर से है, जहां पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रोले में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की, जहां पर एक कार बाजार के बाहर खड़ी 3 कारें जलकर के खाक हो गई हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं अजमेर में ट्रोले में आग लगने से टोला जलकर के राख हो गया है। चौथी तस्वीर कोटपुतली से, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी से एक छप्पर पोश मकान जलकर के खाक हो गया।
जगह जगह आग का तांडव देखने को मिला। बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, कोटपुतली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जगहों पर जो आग का तांडव है वो देखने को मिला है, जिसमें बीकानेर में, अजमेर में और झालावाड़ के साथ साथ कोटपुतली में किस तरीके से आग लगी। बीकानेर के नेशनल हाईवे 62 पर खारा टोल प्लाजा के पास रविवार शाम चलते ट्रेलर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे ट्रेलर को रोक करके आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि ट्रेलर ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया। आग की सूचना पर हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची जामसर थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये बीकानेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में आग से हड़कंप मचा रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीजीपी डिस्क सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। 66 पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। 66 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है डीजीपी डिस्क अवार्ड से। पीएचक्यू में सम्मान समारोह का आयोजन। 8 आईपीएस समेत 66 को डीजीपी डिस्क सम्मान दिया जा रहा है। डीजीपी एमएल लाठर सम्मानित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 आईपीएस, एक अतिरिक्त निदेशक प्रचार, एक उप निदेशक स्वास्थ्य, 10 आरपीएस, 2 निजी सचिव, 9 पुलिस निरीक्षक और कंपनी कमांडर के साथ साथ 3 उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर, 2 मंत्रालय कर्मी, 28 कांस्टेबल्स को डीजीपी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह की चिर परिचित आवाज है पूनम चौधरी। श्री शिवदास मीना, निरीक्षक सीआईडीसीबी जयपुर। सीआईडीसीबी की स्पेशल टीम का नेतृत्व करते हुए मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध उल्लेखनीय कार्रवाई का संपादन करने के लिए आपको ये सम्मान मिल रहा है डीजीपी सर के कर कमलों से। श्री राम किशोर शर्मा, उप निरीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण, वृद्ध जमारामगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उत्कृष्ट दक्षता एवं प्रतिष्ठा का आपने परिचय दिया। मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से सम्मानित होते हुए रामकिशन जी तो वहीं परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला 2 दिन अपने गृह जिले झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले जयपुर से लेकर झुंझुनू तक बड़े ही शाही अंदाज में मंत्री बृजेंद्र ओला का स्वागत हुआ। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने राजस्थान रोडवेज के वर्तमान कर्मचारियों और रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा है कि अब रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री बनने के बाद बृजेंद्र ओला पहली बार अपने गृह जिले में आए हैं और इनका ऐसा शाही स्वागत किया गया है जो इस राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। झुंझुनू, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक गिनती तो नहीं की गई, लेकिन लोगों का कहना है कि 150 से ज़्यादा इनका स्वागत हुआ है। ओला साहब, आपके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सड़क सुरक्षा की भी बात है, सड़क सुरक्षा का जिम्मेदारी है। तो परिवहन विभाग की एक योजना थी ऑटोमेटिक ड्राइवर ट्रैक की, वो योजना पूरे प्रदेश में लागू होनी थी, लेकिन किसी भी कारणवश वो लागू नहीं हो पाई और वो वैसे सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी 11 जिलों में लागू हुई है, बाकी के जो जिले बचे हुए हैं झुंझुनू में तो निश्चित रूप से वो होएगी लागू। उसमें बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, अब उनको भी हम दूर करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो सब जिलों में अपन लागू करेंगे उसको। हम
रोडवेज की बात करें तो 2016 से लेकर 20 तक जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको प्रीलाभ भी नहीं मिला है। इसके लिए रोडवेज को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी 243 करोड़ की। तो अपनी क्या योजनाएं रहेगी जिसके कारण ये समस्या आगे नहीं आई? वो ज़मीन रोडवेज ने बेची नहीं है, गवर्नमेंट को दे दी है कि आप रखो और हमको 243 करोड़ रुपये दो। उसके अलावा भी हम और व्यवस्था कर रहे हैं 500 करोड़ रुपये के धन की दूसरे सोर्स हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसी साल में हम 2021 तक का जो भी रिटायर होने वाले हैं उन सब के परिलाभ हैं, चाहे वो ग्रेजुएट ईयर उनकी पेंशन है उसका भुगतान करा देंगे। उनकी निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत है, कुछ लोग तो बेचारे गुजर गए, उनके बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनके परिवार को आ रही है। तो ये हम 2021 तक का पेमेंट करवा देंगे और आगे ये कोशिश करेंगे कि जिस दिन वो रिटायर हो उसी महीने में उसको मिल जाए। तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि तनख्वाह हर महीने उनको निर्धारित समय पर मिल जाए। कोशिश ये करेंगे कि रोडवेज का संचालन जो खर्चा है उसको कम करें और उनके आय बढ़ाने की कोशिश करें। रोडवेज निश्चित रूप से एक बहुत सोशली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कल्याणकारी राज्य में। अपन उसको सिर्फ इसी दृष्टि से नहीं देख सकते कि ये लाभ में ही चले, पर लाभ में चलनी भी चाहिए। पर ये एक उसके जो उद्देश्य था गठन करने का उसमें ये था कि साफ़ सुथरी अच्छी और सुगम यातायात लोगों को उपलब्ध हो। अपन कल्पना कर सकते हैं कि रोडवेज नहीं हो तो क्या हालत हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पर निश्चित रूप से हम रोडवेज की स्थिति सुधारने पर कार्य योजना बना रहे हैं, उसकी स्थिति सुधारेंगे। रोडवेज को निगम से विभाग बनाने के लिए पूर्व मंत्री ने भी प्रयास किए थे। अब अपनी क्या योजनाएं रहेगी? विभाग बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा जिस स्टेट में ये विभाग के तौर पर चल रही है उनका हम अध्ययन करवा रहे हैं और अगर वो मॉडल ठीक रहा और वहाँ लाभ में चल रही हो तो अपने भी इस ओर बढ़ेंगे आगे। ये थे परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला, जिन्होंने कहा है कि रोडवेज की काया जरूर पलटेगी, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो रोडवेज को निगम से विभाग बनाना है उसके जो अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है वहाँ का भी वो करवाएंगे, उसके बाद इस पर कोई निर्णय करेंगे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर दो गुटों में आपस में फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। बंदूक के छर्रे लगने से 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करवाया गया है। आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीरिया खेड़ी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये फायरिंग हुई है। सर ये उन्होंने हमारे पैसे आ रहे थे जो 6,000 भी नहीं दिए उन्होंने, उनको नहीं दिए। जो उसने बोला चाल हो गई, बोला चाल होने के बाद फिर हमारे पास उन्होंने बंदूकें लाकर फायरिंग बंदूकें देने लगे। हमारा भगवान सिंह ने गोली चले, भगवान सिंह और हिंदू सिंह ने और दुले सिंह। और पैसे के मामले के लिए? पैसे के मामले घर पे ही वो पे तो हम तो घर पर आ सकते, घर पर आए हो, घर पर से हम। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।